हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति। अगर आप किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एंड क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि इसमें आपको जीएसटी के नियर अबाउट 500 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप नियर अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में यूनिवर्सिटी के, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये सीरीज आपकी नियर अबाउट 10 to 12, 13, 14 ऐसे वीडियोस में आपको मिलेगी। ये नहीं कि एक साथ आपको पूरा वीडियो दे दिया 500 क्वेश्चंस का, बैठे रहो बुक लेके, नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेगी, चाहे ताकि तुम्हें भी इजी हो एंड द फैकल्टी को भी इजी हो ये सारी चीजें, ठीक है। एंड प्लस अगर किसी को अभी भी डाउट है कि लाइक सीरीज से नहीं होगा, बुक से नहीं होगा, क्या करूँ, कहाँ से कंटेंट्स उठाओ, तो आप हमारे बैचेस बाय कर सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे बैचेस है पर्टिकुलर सेमेस्टर वाले, इनकी प्राइसिंग तो वैसे तो बहुत लो है, तुम्हारी लाइक 499 है प्राइसिंग, ठीक है। साथ ही साथ अगर तुम मैंने बाय करते हो इन बैचेस को, तुम्हें पीडीएफ में सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हें डाउट सेशन, और अगर तुम रात के 10 बजे भी फ़ोन करोगे किसी चीज़ के लिए, कोई क्वेश्चन हुआ, कोई डाउट है, या कभी एग्जाम फॉर्म का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ों के लिए, तो तुम्हें ऑफिस से कॉल तुम्हारा रिसीव भी किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि सपोर्ट मिलेगा तुम्हें 24/7। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बट ऑब्वियस सी चीज़ें सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे तुमसे। सो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी टैक्स्ड बाय। अगर तुम याद करो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246, उसमें हमारी 3 लिस्ट आती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड द लिस्ट 3। ये जो हमारी तीनों लिस्ट है ना, जो फर्स्ट लिस्ट है, इनमें जितनी भी चीजें आती है उन पे कौन प्रिवेल कर रहा होता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लिस्ट 2 जो है, इस पे कौन प्रिवेल करता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एंड द लिस्ट 3 जिसको हम कॉन्करेंट भी कहते हैं, उसमें कौन प्रिवेल करता है? स्टेट एंड द सेंट्रल बोथ। सेंट्रल को तुम यूनियन से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर तुम पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एज पर द क्वेश्चन, लिस्ट 1 अभी मैंने क्या बताया, कौन प्रिवेल करता है, या कौन उस चीजों को, उसमें जो भी चीजें उन्हें हैंडल कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, बिफोर द जीएसटी रेजिम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेवाइड टैक्स ऑन द सर्विसेज। यानी कि जीएसटी से पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था, उस सिस्टम में सर्विस के ऊपर कौन चार्जेस लगाता था, यानी कि टैक्सेस कौन लगाता था? पहला, कोर्ट, बिल्कुल नहीं, कोर्ट तुमसे फाइन, पेनाल्टीज, ये सब चीजें मांग सकती है, तुम पे टैक्स कोर्ट चार्ज नहीं कर रही होती है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, तो जीएसटी में क्या होता है, तुम पे स्टेट और सेंट्रल दोनों ही चार्जेस लगाते हैं, चाहे तुम गुड्स की बात करो, चाहे तुम सर्विस की बात करो। ये मैटर किस पे आता है, लाइक ये डिपेंड किस चीज पे करेगा कि स्टेट के पास जाएगा, सेंट्रल के पास, तुम्हारी सप्लाई किस टाइप की है। अगर तुमने इंट्रा स्टेट सप्लाई की होगी तो तुम पे सेंट्रल एंड द स्टेट दोनों ने मिलके तुमसे पैसे लेने, टैक्स के फॉर्म में पैसे लेने, इन द सेंस ऐसे नहीं लेने, टैक्स के फॉर्म पे तुम पे कौन पैसे लेगा? तुमसे स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिल के, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखें, अगर तुमने इंटर स्टेट सप्लाई की होगी तो तुमसे कौन पैसे ले रहा होता है? तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट पहले ऐसे नहीं था, पहले क्या था, गुड्स के केसेस में लाइक स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलके ले लेते थे, पर सर्विस के केस में कौन ले रहा होता था? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अभी मैंने 2 टर्म्स मेंशन की, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। व्हाट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जहां पे लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, डिफरेंट हो जाए, ठीक है। ओ सॉरी, इंटर स्टेट बोला, सॉरी, मतलब सेम हो जाए। सेम इन द सेंस कि बनारस में रह के बनारस ना रहे, एक पर्टिकुलर स्टेट में कहीं पे भी, मैं मान लो बनारस की हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं बनारस से हूँ, और मैंने सप्लाई कहाँ की है? लखनऊ की है, ठीक है। अगर मैंने लखनऊ की है तो ये सब तो एक स्टेट की बात हो गई, तो यहाँ पे कैसे चार्जेस लगेंगे मुझ पे, मतलब लाइक चार्जेस इन द सेंस किस तरह से जीएसटी चार्ज होगा मुझ पे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में। वही मैं यहाँ की होके, बनारस की होके मैंने सप्लाई की है दिल्ली में, इट इज अ डिफरेंट स्टेट,
तो उस केस में क्या हो जाएगा मुझसे, वो मान लेंगे हमने क्या किया, इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो मुझसे चार्ज करेंगे आईजीएसटी, और आईजीएसटी अगर चार्ज करते हैं तो रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ड्रॉबैक इन द टैक्स सिस्टम बिफोर द जीएसटी रिजिम। सबसे बड़ी लिमिटेशन कह लो या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लो, क्या थी पहले वाले टैक्सेशन सिस्टम में। पहला, लेसर नंबर ऑफ टैक्सेस, ये तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली, अगर टैक्स के नंबर्स मतलब लाइक तुमसे टैक्सेस कम वे में चार्ज किए जा रहे हैं तो वो कभी भी प्रॉब्लम होगी, कभी भी नहीं होगी, तो बट ऑब्वियस ये तो ऑप्शन है नहीं। सेकंड क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। अब टैक्स ऑन टैक्स का क्या मतलब हुआ, सपोज मैंने ये फोन परचेज किया होगा, ठीक है, मतलब मैं सप्लायर हूँ, मैंने ये फोन लिया, ठीक है, किसी शॉप से, आगे मुझे शॉप के लिए सप्लायर से मुझे आगे भी इसको फर्दर सप्लाई करना है। अब मैंने इस फोन पे, मानते मेरे इस फोन का प्राइस था 30,000, ठीक है, 30,000 प्लस मैंने जीएसटी पे किया 2,000 रुपीज। अब क्या मैं इसको आगे जब सप्लाई कर रही थी पहले वाले सिस्टम में, तो मैं किस पे चार्ज, मतलब लाइक अगर तुम जीएसटी में चेक करो तो तुम किस पे चार्ज पे कर रहे होते हो, 30,000 प्लस तुम्हारे वैल्यू एडिशन पे, ना कि पहले जो तुमने जीएसटी पे किया। बट पहले क्या होता था, जब तुम जीएस मतलब लाइक सप्लायर होते थे या तुम आगे उसको फर्दर भेजते रहते थे कहीं पे भी तुम कह लो, तो उस केस में क्या होता था, तुमसे 32,000 पे फिर वो तुमसे जीएसटी चार्ज मतलब लाइक टैक्स चार्ज करते आगे चल के। और जीएसटी में क्या होता है, हमारा वैल्यू एडिशन टैक्स है, यानी कि जितनी तुम वैल्यू ऐड करोगे किसी पर्टिकुलर कॉस्ट पे, किसी चीज के कॉस्ट पे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, उस पे तुम जीएसटी चार्ज कर रहे होते हो। ठीक है, सो एज पर द क्वेश्चन, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ये हो सकता है, एंड द लोअर टैक्स रेट्स, अगेन लोअर रेट ऑफ टैक्स ये कभी भी ड्रॉबैक नहीं होगा ना, लेसर नंबर ऑफ टैक्सेस कभी भी ड्रॉबैक होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। एंड डी ऑप्शन भी देख लो भाई, जब सब देखा है तो, नो टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल्स, इररिलेवेंट ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4, in the context of taxation before the GST regime, which of the following statement is not true? यानी कि जीएसटी से पहले जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम थी उससे रिलेट करके ये जो स्टेटमेंट्स दिए इनमें से कौन सी सही नहीं है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू लेवाई टैक्स अपॉन इंट्रास्टेट सेल्स। पहले था कि लाइक इंट्रा और इंटर जैसा कुछ खास कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं, मतलब बचा ही क्या, था ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, तो दोनों केसेस में चार्ज कर रही होती थी। ठीक है, सेकेंड क्या है, स्टेट्स वर एम्पावर्ड टू लेवाई टैक्स अपॉन सर्विसेज। अभी ऊपर वाले ऑप्शन में देखा कि लाइक सर्विसेज के केस में कौन चार्ज कर रहा था टैक्स हमसे, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी, तो ये भी गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट एम्पावर्ड टू लेवाई टैक्स ऑन इंपोर्ट, चाहे जीएसटी से पहले चाहे अब जीएसटी के बाद, दोनों केसेस में इंपोर्ट के केस पे तुम्हारा जो भी लाइक टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एम्पावरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लेवाई करने की। ठीक है, तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर सबज्यूम्ड इन द जीएसटी। सबज्यूम्ड इन द जीएसटी मतलब कि मिला दिए गए हैं या खत्म कर दिए गए, एक तरह से कह सकते हो। तो सो जीएसटी से जीएसटी में टोटल, कभी कभी पेन क्या ही चलती है भगवान जाने, लाइक जीएसटी में तुम्हारे टोटल 17 टैक्सेस को सबज्यूम्ड किया गया। ठीक है, जिसमें से 8 तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 9 तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट के थे। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन में किसके पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, राइट हो गया, यानी कि टोटल 8 टैक्सेस को हटाया गया था सेंट्रल लेवल के जीएसटी में, मतलब जीएसटी को लाते टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर सबज्यूम्ड इन द जीएसटी, यानी कि कितने अगेन स्टेट लेवल के टैक्सेस को
सब्ज्यूम किया गया किसके लिए, जीएसटी के लिए, तो 9, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स was levied by central government but it was collected by, जो जीएसटी से पहले हमारा लगता था एक टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, वो लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बट कलेक्ट डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कौन कर रहा होता था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ड्यूटी। अच्छा मतलब लाइक क्वेश्चन रीड करने से पहले एक्सरसाइज ड्यूटी क्या होता है? एक्सरसाइज ड्यूटी जैसे हम जीएसटी किस पे लगा रहे होते हैं, सप्लाई पे। टैक्सेबल इवेंट हमारा जीएसटी में क्या है, सप्लाई है। वैसे ही अगर इनकम टैक्स में हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जैसे ही तुमने इनकम अराइज की, ठीक है। सो एक्सरसाइज ड्यूटी के केस में तुम्हारा टैक्सेबल इवेंट बनता था मैन्युफैक्चरिंग। तुमने किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की तो तुम्हें लगता था तुम पे एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूटी तो अभी भी लगता है। अगर तुम रिलेट करना चाहो तो टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे जीएसटी के साथ साथ तुम्हारा एक्सरसाइज ड्यूटी भी लगता है। क्यों लगता है? ताकि गवर्नमेंट ऐसी चीजों पे चाहती है कि लाइक लोग कंजम्पशन कम कर दें। अब एक्सरसाइज ड्यूटी लग रहा प्लस जीएसटी लग रहा, अगर 2-2 रुपए से भी लग रहा होगा तो उस चीज की कॉस्ट बढ़ रही होगी, मतलब लाइक एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए उसका मतलब लाइक प्राइस तो इंक्रीज हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो कम कंज्यूम करे, इसलिए टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे क्या करती है, दोनों लगा रही होती है। सो लाइक ये तो एक एग्जांपल है। बेसिकली एक्सरसाइज ड्यूटी तुम पे किस पे लग रहा है, तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग पे एंड प्रोडक्शन पे। क्वेश्चन चेक करो, एक्सरसाइज ड्यूटी इज लेवाइड एज द पॉइंट ऑफ सेल्स इन द स्टेटमेंट इज। मैंने क्या बताया, एक्सरसाइज किस पे लगता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर प्रोडक्शन पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में किस पे पूछा, सेल पे। तो कंप्लीटली ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश सिस्टम। जो गुड्स एंड सर्विस है तुम्हारा डैश सिस्टम है क्या? पहला ऑप्शन मल्टीपल पॉइंट टैक्स। जीएसटी में मल्टीपल पॉइंट पे टैक्सेस लगते हैं? नहीं। तुमने मतलब लाइक मल्टीपल पॉइंट पे टैक्सेस इन द सेंस कि तुमने मैन्युफैक्चरिंग की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, हर पॉइंट पे तुम टैक्स पे करो? नहीं। तुम्हारा सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है? नहीं। जीएसटी जनरली तुम्हारा किस पे लगता है, तुम्हारी सप्लाई पे लग रहा होता है, ठीक है। थर्ड क्या है ऑप्शन, रिग्रेसिव टैक्स। अच्छा रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव और एक प्रोग्रेसिव, तुमने सुना होगा वर्ड। जब तुम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का डिफरेंस देख रहे होते हो तो नेचर जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव में होता है। डायरेक्ट तुम्हारा क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट तुम्हारा क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। अच्छा प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी वो वैसे वैसे इंक्रीज होगा उनके रेट में। एंड रिग्रेसिव के केस में क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इनकम बढ़ रही है कम हो रही है, वो किस पे लगेगा, एक सिमिलर वे में सब पे लगेगा। तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तुम बहुत रिच हो या तुम बहुत मिडिल लो मतलब लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुमने पे करना है क्या, सेम रेट पे, ठीक है। एंड डी का क्या ऑप्शन दिया है, नन ऑफ द अबव। सो जीएसटी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये किस टाइप का सिस्टम है, रिग्रेसिव, यानी ऑप्शन नंबर सी। द मेन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी इज टू एक्सेसिव डैश टैक्सेशन। जो जीएसटी है इसका मेन मोटिव क्या था लाने का, कि जो मतलब लाइक कैस्केडिंग की वजह से तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन इंक्रीज हो जा रही थी, मतलब पर्टिकुलर कंज्यूमर को बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही थी। सो जो जीएसटी आया तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था क्या करना, एग्जम्प्ट करना, एक्सक्लूड करना या एलिमिनेट करना, या फिर नन ऑफ दीज। या जीएसटी जो आया उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एलिमिनेट करना एक्सेसिव टैक्सेशन को। एग्जम्प्ट कर नहीं सकते, अगर एग्जम्प्ट करेंगे तो हमें जीएसटी में भी टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सी चीज मतलब लाइक कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। एक्सक्लूड तो कर भी नहीं सकते टैक्सेशन को, क्योंकि अगर एक्सक्लूड करेंगे तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से जाएगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, एलिमिनेट करना, यानी जो जरूरी था उस पे लगाया, जिस पे लगा कि लाइक नहीं ये नेसेसिटी की चीजें इन पे नहीं लगाना चाहिए, उसे क्या कर दिया, हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ जीएसटी. ए, डेस्टिनेशन बेस्ड. बी, कॉम्प्रिहेंसिव. लेवाइड ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ये तो गलत है. लेवाइड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, ये भी गलत है. एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी गलत है. ओ सॉरी, मैंने देखा लाइक कब मेरे को लगा क्वेश्चन में पूछ रहा विच इज अ फीचर ऑफ जीएसटी. नॉट पे मेरा ध्यान ही नहीं गया. लाइक दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ जीएसटी. कभी भी ट्राई करूँ ना यहाँ खड़े होके क्वेश्चन पढ़ूं तो कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है मेरे साथ. तो कौन सा फीचर नहीं है जीएसटी का? जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल है. कॉम्प्रिहेंसिव है, मिला जुला के सारी चीजें हैं. तुम्हारा जीएसटी क्या किस पे लगता है? हर बार वैल्यू एडिशन पे लगता है. क्या जीएसटी तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है सिर्फ? नहीं. तो यानी कि ये होगा सही आंसर. और ये सारे जितने भी है क्या है तुम्हारे फीचर्स है जीएसटी के. क्वेश्चन नंबर 12. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज ओरिजिनेटेड. जीएसटी के टाइम पे शोर हुआ कि जीएसटी ऐसे टैक्स ले रहे वैसे टैक्स ले रहे. जीएसटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर जीएसटी को देखें तो जीएसटी सबसे पहले अडॉप्ट किस कंट्री में हुआ था? फ्रांस में हुआ था. और इसका कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ था तुम्हारा? कनाडा से. सो राइट आंसर इज बी. व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर नन ऑफ द अबव. बट ऑब्वियस जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि राइट आंसर क्या हुआ? बी. Which of the following tax is abolished by the GST? अभी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, सारे इनडायरेक्ट टैक्स वाले नहीं है. सारे किससे रिलेट करके? तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स से. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज आल्सो अ डायरेक्ट टैक्स, एंड द कैपिटल टैक्स इज आल्सो अ डायरेक्ट टैक्स. सो कौन सा जीएसटी में अबॉलिश हुआ होगा? क्या हम जीएसटी लाते टाइम डायरेक्ट टैक्सेस को भी अबॉलिश किए होंगे? नहीं किया होगा हमने. हमने किसको अबॉलिश किया होगा? सर्विस टैक्स को. यानी ऑप्शन नंबर बी. अबॉलिश का मतलब हटा दिया या खत्म कर दिया, ऐसे टाइप्स. ये मैटर होगा. क्वेश्चन नंबर 15. जीएसटी इज अ मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ. जीएसटी का मैटर, जीएसटी के जुरिस्डिक्शन किसके पास है? सिर्फ स्टेट के पास है, या सेंट्रल के पास है, या दोनों के पास है? दोनों के पास है. दोनों के पास कैसे है? अगर तुम इंट्रा स्टेट सप्लाईज चेक करो तो दोनों के पास ही है. इंट्रा में क्या होता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यानी दोनों के पास जाएगा जो भी अमाउंट आएगा. और सेंट्रल वाला तुम अगर इंटर स्टेट चेक करो तो उसमें किसके पास जाता है? सेंट्रल के पास जाता है, या तो कह लो यूनियन के पास. बट एज पर दिस क्वेश्चन क्या सही होगा हमारा? सी. क्यों? क्योंकि दोनों ही मिलके रूल करते हैं जीएसटी में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टैक्सेस आर देयर इन द जीएसटी मॉडल ऑफ इंडिया? जीएसटी का जो मॉडल है हमारा इंडिया में, उसमें कितने टैक्सेस के टाइप्स कह लो या मॉडल्स है? 4 मॉडल्स है तुम्हारा. सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड द आईजीएसटी, यानी ऑप्शन नंबर बी. Which of the following has motivated the government for implementation of GST? गवर्नमेंट को किसने मतलब लाइक कौन से फैक्टर्स ने मोटिवेट किया कि क्या लाने के लिए? जीएसटी लाने के लिए. क्यों उन्हें रियलाइज हुआ कि लाइक पुराना सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है उनके लिए भी एज वेल एज सिटीजन्स के लिए भी. सो पहला क्या था? यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अक्रॉस द इंडिया. ठीक है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये सारे फैक्टर्स क्या थे? गवर्नमेंट को मोटिवेट कर रहे थे किस लिए? पुराने टैक्सेस को हटा के जीएसटी लाने के लिए. पहले क्या था? यूनिफॉर्मिटी तो होती ही नहीं थी कोई. कैसे भी मन वैसे टैक्स पे करो, ये कंप्लायंसेस लगा दो, वो कंप्लायंसेस लगा, कुछ भी कर रहे होते थे. ठीक है. और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कम ही आ रहा, मतलब लाइक आ तो रहा था रेवेन्यू उस टाइम पे भी, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी? कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर ले रहे थे. और जब वो फाइनल आते आते गवर्नमेंट के पास भी वो कम ही जा रहा था. ठीक है. एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. पहले बहुत से बहुत ही सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी और पता नहीं कितने सारे. बट अभी क्या है? सिर्फ तुम्हें जीएसटी पे करना और तुम्हें ना लाइक
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़्यादा मत्था पच्ची करनी है, तुम्हें सिंपली GSTN पे गए, रजिस्टर किया, गवर्नमेंट को पेमेंट ईजी, तुम्हें जो भी अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं वो भी सिंपलेस्ट। तुम्हें ये नहीं करना कि अगर मेरा काम है 10,000 का, उसमें मुझे 500 एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी करवाना है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द रीजंस जिसकी वजह से क्या थी, गवर्नमेंट को लाइक मोटिवेशन मिली कि ठीक है हमें पुराने रिजिम को हटाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी GST एक्ट्स वर पास्ड फॉर द नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST? GST में कितने एक्ट्स पास हुए GST को इम्प्लीमेंट करने में? लाइक इट साउंड्स लाइक अगर चार, मैंने बताया ना अभी 4 मॉडल्स से, तो लोगों को लगता है 4 ही तो एक्ट होंगे, एक CGST, SGST, ऐसे ऐसे करके, बट नहीं, GST में टोटल तुम्हारे 35 एक्ट्स हैं। अब 35 कैसे बोलोगे तुम? जैसे अगर तुम देखो स्टेट और गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उस केस में क्या होता है, हर स्टेट का एक एक्ट है। लाइक उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विस एक्ट, दिल्ली गुड्स एंड सर्विस एक्ट्स, ऐसे टाइप पे। ठीक है, ऐसे तुम लाइक जितने 28 स्टेट्स हैं वो, और 3 हमारे डीम्ड स्टेट है। किसी को लाइक डीम्ड स्टेट्स भी है हमारे पास 3, और वो 3 कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पौंडुचेरी, ये क्या है हमारे डीम्ड स्टेट। तो 31 स्टेट एक्ट्स ही हो गए तुम्हारे। ठीक है, सीधा सीधा। एक तुम्हारा यूनियन टेरिटरी एक्ट हो गया, तीसरा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, एंड चौथा तुम्हारा क्या हुआ, IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या होता था? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। एंड इन सब के बाद लास्ट में एक आया हमारा कंपनसेशन एक्ट, क्योंकि जब GST आया तो स्टेट्स वर लाइक हमें लॉस हो जाएगा GST से, हम नहीं अप्रूव करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट ने क्या रेकमेंड किया कि ठीक है, आपको लग रहा है लॉस हुआ है, अगर आपको जितने लेवल तक लॉस होगा किसी भी चीज पे, तो उस केस में क्या होगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट कैसे किया जाएगा? एक GST कंपनसेशन एक्ट लाया गया उस चीज के लिए। सो एक ये भी एक्ट हो गया। तो GST में टोटल तुम्हारे कितने एक्ट है अभी? 35। Question number 19. Presently, what is the maximum tax rate, levied under the GST in India? GST में कितने टैक्स रेट्स हैं? 0, 5। 0 को मतलब हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, कभी कभी लोग काउंट भी नहीं करते, लाइक 0 की क्या ही तुम काउंटिंग करोगे, तो ऐसे इन जनरल काउंट करो तो 5, 12, 18 एंड 28। सो व्हाट इज द हाईएस्ट? इट इज 28%. Not surprisingly, but India has the highest GST rate all over the world. ठीक है, एंड सेकेंड हाईएस्ट रेट है तुम्हारा अर्जेंटीना का, दैट इज 27%. एंड एक और चीज, जो तुम्हारा GST का ये रेट है ना 28%, जो अभी हाईएस्ट है, ये गवर्नमेंट कह लो या GST काउंसिल इसको इंक्रीज कर सकती है अप टू 40%. In which year the GST Act were affected? GST Act कब आया था तुम्हारा? 2017. Why the GST is called 4GST? GST को 4GST क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? Because there are 4 tax rates. अभी बताया 5, 12, 18 and 28. ठीक है, बिकॉज देयर आर 4 एक्ट्स, ये गलत है, ये मॉडल होगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे एक्ट्स तो टोटल तुम्हारे पास कितने हैं? 35 एक्ट्स है हमारे। इट इज लिवाइड इन 4 स्टेजेस, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। एग्रीगेट टर्नओवर क्यों चेक करना है GST में? लाइक क्या रीजन हो सकता है एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने का? अगर तुमने लाइक GST इन डेप्थ पढ़ा होगा या तुमने कुछ भी तुम्हें आइडिया होगा थोड़ा बहुत भी, तो GST में क्या होता है, लाइक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, एंड रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कुछ बेसिस पे लाइक तुम पे लगेगा नहीं लगेगा इस पे होता है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में 2 केसेस होते हैं, या तो तुम पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर चीज़ों में डील कर रहे हो, जैसे कि लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तुम इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हो, तुम ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हो, तो तुम्हें कंपल्सरी है। बट जो दूसरा कंपल्सरी कह लो या मैंडेटरी होता है, वो होता है जिसमें तुम लाइबल होते हो। अब लाइबल कैसे चेक करेंगे कि तुमने 10,000 बॉक्सेस भेज दिए तो तुम लाइबल हो? नहीं, लाइबिलिटी तुम्हारी किसके बेसिस पे चेक होती है? तुम्हारे एग्रीगेट
टर्नओवर के बेसिस पे। अब टर्नओवर की लिमिट्स क्या है रजिस्ट्रेशन की? 10 लाख, 20 लाख एंड द 40 लाख। जो 10 लाख की लिमिट है ये पर्टिकुलर 4 स्टेट्स पे लगती है, ठीक है, एंड 20 लाख की 6 स्टेट्स पे एंड 40 लाख के रिमेनिंग स्टेट पे। तो तुम्हें चेक तो करना पड़ेगा ना कि लाइक कुछ तो होगा कि लाइक ये चीजें होंगी उसमें, तो फिर हम इसे एग्रीगेट टर्नओवर कंसिडर करके इस पे जीएसटी का लगाएंगे। रजिस्ट्रेशन लग रहा है तो लगेगा, नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा वाला सीन, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बस रिवर्स चार्ज की चीजें छोड़ देते हैं। और अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसमें रिसीवर लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, और इसी तरह एक होता है हमारा फॉरवर्ड चार्ज, उसमें तुम्हारा कौन लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए? सप्लायर, ठीक है। सो पहला ऑप्शन क्या दिया है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ये तो इंक्लूड होगा, प्लस जो भी तुम्हारी अमाउंट होगी। इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एंड एग्जाम सप्लाईज, ये भी होगा। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन, ये भी होगा। यानी कि क्या नहीं इंक्लूड होता है तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर में? इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है? इनवर्ड सप्लाईज वो होती है कि जिनमें मतलब लाइक इनवर्ड एंड आउटवर्ड वाला कॉन्सेप्ट, लाइक इनवर्ड यानी कि परचेस, आउटवर्ड यानी कि सेल्स, ठीक है। 23 मनी मीन्स, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। मनी में तो इंडियन लीगल टेंडर भी लेते हैं, फॉरेन करेंसीज भी लेते हैं, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट्स भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स। व्हाट आर द टैक्सेबल टेरिटरी? जीएसटी के पर्पज से हम किसे टैक्सेबल टेरिटरी कंसिडर करते हैं? जो हमारा इंडिया का बेस लाइन है पूरा, दैट इज द टैक्सेबल टेरिटरी। जो इंडिया के अंदर स्टेट्स है वो तो है ही है, पर जो हमारी बेस लाइन्स है वो भी, साथ में अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, वो भी तुम्हारा क्या हो जाता है? टैक्सेबल टेरिटरी है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, ठीक है। साथ ही साथ अप टू 1200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइन एंड 12 नॉटिकल माइन में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी टैक्सेबल टेरिटरी में आ जाएंगी तुम्हारे इंडिया में। यानी कि कुछ भी तुम करोगे उस पर तुम्हें क्या करना है? जीएसटी पे करना है। बट अगर तुम थोड़ा आगे जाओ 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो उस केस में क्या होगा? तुम्हें अगर तुम दो चीजों की सप्लाई या तुम वहां से दो चीजों की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो तुम टैक्सेबल होगे इंडिया में। वो दो चीजें क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? इनसाइड अ टैक्सेबल टेरिटरी, बट ऑब्वियस ये तो नहीं होगा। सेकंड क्या है? आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, क्लियर आंसर। एंड इंटरस्टेट टैक्सेबल टेरिटरी, ये सारी चीजें तो टैक्सेबल है इंडिया में, मतलब लाइक इनके रीजन में कुछ भी करोगे तो वो टैक्सेबल है। बट आउटसाइड द टैक्सेबल, अब तुम 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाके कुछ भी करो, क्या तुम पे गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट जाएगी कहेगी नहीं तुमने ये कर दिया तुम्हें चलो जीएसटी पे करना है? नहीं, तुम नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 25, क्वार्टर मींस अंडर द जीएसटी। अब क्वार्टर क्या होता है और क्वार्टर क्यों देखना है हमें जीएसटी में? और जीएसटी में दो तरह से पेमेंट होती है, एक मंथली बेसिस पे, एक क्वार्टर बेसिस पे। अब क्वार्टर क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर्स कैसे हम गिनते हैं? 3-3 महीने का एक एक क्वार्टर होता है। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर, फिर अप्रैल, मई, जून दूसरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा क्वार्टर। मार्च हमारा क्वार्टर हो गया, सितंबर हुआ, हो गया, दिसंबर हो गया, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अंडर द सीजीएसटी एक्ट व्हाट इज अपॉइंटेड डेट? अपॉइंटेड डेट इन द सेंस लाइक कब आया जीएसटी, कब से हमने सीजीएसटी को अपना समझ लिया या जीएसटी कब हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ? पहला ऑप्शन क्या है? डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल केम इनटू द फोर्स, और डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट गिवन द एसेंट, डेट ऑन विच बोथ द हाउसेस पास द एक्ट, और डेट ऑन विच सेंट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, बट प्रेसिडेंट के एसेंट के 60 दिन के अंदर चीजें होती हैं तो फिर तुम वो कंसिडर होंगी, ठीक है। या फिर जब हाउसेस में भी पास हुआ होगा तो हो सकता है प्रेसिडेंट के पास पहले नहीं गया होगा। तो ये सारे तो इररिलेवेंट है, क्योंकि किसी भी एक्ट को जब लाया जाता है तो उसमें हम क्या डेट चेक करते हैं कि वो एक्ट कब आया है, किस दिन उस एक्ट को पास किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज
राइट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इनपुट मींस। इनपुट क्या होता है? जीएसटी में इनपुट हम किसे कहते हैं? इनपुट जीएसटी में हम कहते हैं किसी भी टाइप्स के गुड्स को एक्सक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। और क्या वो गुड्स कुछ भी होने चाहिए? तुम अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए कोई सामान लेकर आए तो वो गुड हो गया? नहीं, वो गुड्स तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। सपोज, एक सेकेंड रुकना, मैं बता रही। ये वाली जो बुक्स है अमन सर की, ठीक है, अमन सर ने क्या किया इसका, लाइक अभी ये भी बिजनेस में है इनके, ये इसकी क्या, ये बुक्स बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं। अब इन्होंने, जब ये तुम स्टूडेंट्स ऑर्डर प्लेस करते होगे तो ये बुक्स तुम्हें पैक करके देते होंगे। तो इसके लिए जो पैकिंग मटेरियल लेकर आए होंगे वो क्या बनेगा तुम्हारा? इनपुट बनेगा, ठीक है। सो ऑप्शन क्या क्या है? जो भी इनपुट गुड, एक चीज और सुन लो, जो भी इनपुट गुड होता है वो तुम्हारे किससे रिलेट होना चाहिए? तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, या तो उस बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए या तो इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। दोनों सिमिलर ही चीजें हैं बट बोलते हैं ऐसे अल्टरनेटिवली है, ठीक है। तो इनपुट मींस एनी गुड्स एक्सक्लूडिंग द कैपिटल गुड, यानी पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। 28, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे हमने पर्टिकुलरली लैंड ले लिया या बिल्डिंग्स ले ली, तो जो हमें बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो वो हमें जो बिल्डिंग बना कर देते हैं या तुम्हारा जो फ्लैट बना के देते हैं, रेनोवेशन का काम करके देते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करके देते हैं, क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये दोनों कॉम्पोजिट सप्लाई में जाते हैं। एंड अब कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई वो होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं और वो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, ठीक है। तो उस केस में जो भी चीजें रेस्टोरेंट सर्विस एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारा कॉम्पोजिट सप्लाई में जाता है। एंड कॉम्पोजिट सप्लाई में भी कहा जाएगा? तुम्हारा सप्लाई ऑफ सर्विस में। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो तुम्हारी क्या होंगी? सप्लाई ऑफ सर्विस होंगी, ठीक है। 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी पढ़ रहे हो ये तो एकदम पता होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए तुम लोग को। पहला ऑप्शन क्या दिया है? जनरल सेल्स टैक्स, ना। गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, ना। तीसरा क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यस। ये तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है हमारा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा हाँ, काफी बार कंफ्यूज करने के लिए ये बोल देगा, लाइक दो ऑप्शन ऐसे दे देगा, एक में दिया होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक में दिया होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक में दिया होगा गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो सही आंसर क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। व्हाट इज सीजीएसटी? व्हाट इज सीजीएसटी कह लो या फुल फॉर्म क्या होगा सीजीएसटी का तुम्हारा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स गलत है, साउथ ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है तुम्हारा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ऐसे पूछे व्हाट इज एसजीएसटी तो स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटी पूछे तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आईजीएसटी के केस में क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। 31, it is impossible to shift the burden of taxation in the case of, sorry, it is possible to shift the burden of taxation in the case of, अगर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की डेफिनेशन के थ्रू चेक करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या करते हैं? बर्डन शिफ्ट हो जाता है इजीली। यानी प्रोड्यूसर से किसके ऊपर बर्डन जाता है? फाइनल कंज्यूमर पे। ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स अगेन सेम डायरेक्ट टैक्स है। गिफ्ट टैक्स सेम। डी इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है? तुम्हारा बर्डन शिफ्ट हो जाता है। (32) The imposition of direct tax is on while the case of indirect tax is on.
तुम्हारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, मतलब लाइक तुम डायरेक्ट टैक्स का बेसिक एग्जांपल तो हम जनरली क्या लेते हैं, इनकम टैक्स ही। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लग गया, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगा तुम्हारा, गुड्स या फिर सर्विस पे। ऑप्शन ए क्या है, गिफ्ट एंड इनकम, गलत है। गुड्स एंड सर्विस एंड इनकम, गलत है। डी क्या है, इनकम एंड गिफ्ट्स, ये भी गलत है। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स किस पे, गुड्स एंड सर्विस। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। The final burden of paying tax in the case of income tax is on dash, while in the case of indirect tax is on। अगर तुम फाइनल डायरेक्ट टैक्स देखो तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, जिसने इनकम अराइज की और वो शिफ्ट भी नहीं होता है, तो इट इज ऑन टैक्स पेयर, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस में देखें तो किस पे लगता है टैक्स, फाइनल कंज्यूमर पे। यानी कि ए प्रोड्यूसर कंज्यूमर गलत है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर ये भी गलत है, फाइनल कंज्यूमर एंड द टैक्स पेयर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्यों, क्योंकि टैक्स पेयर किससे रिलेट करते हो हम, इनकम टैक्स से, एंड फाइनल कंज्यूमर किससे हम रिलेट करके बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से। अगेन द सेम क्वेश्चन, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। जीएसटी पे क्या क्या रेट्स है हमारे पास, 0%, 5%, 12, 18 एंड द 28%। क्या दिया ऑप्शन में, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 26। 26 तो लगता ही नहीं है, 0, 6 ये नहीं लगता हमारा, पहले ही हटा दो इसे। 0, 5, 12, 18 एंड 28, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36, GST is imposed on the production of all the service and goods except। GST हम सारी चीजों पे नहीं लगा रहे होते, GST में भी कुछ सप्लाईज नॉन टैक्सेबल होती हैं, कुछ गुड्स एग्जाम्प्ट होते हैं। अब एग्जाम्प्ट कह लो या नॉन टैक्सेबल के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, जैसे कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल तुम किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे, यू हैव टू पे द GST, बट अगर तुम खुद के लिए कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो उस पर GST नहीं है, ठीक है। या फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लो, इन सारी चीजों पे। सो ऑप्शन क्या है, एल्कोहलिक, अल्कोहल इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी तुम्हारा GST नहीं लगता, टोबैको पे भी मतलब नहीं लगता है कि 0 से लग रहा है अभी इस टाइम पे, तो ऑल ऑफ द अबव। Question number 37, under the GST, IGST is levied when। IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट कब लगता है, हमारी इंटरस्टेट सप्लाई। अब इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटरस्टेट सप्लाई वो होती है जिसमें लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन द सेंस, अब ये मत कहना कि मैं बनारस से मैंने लखनऊ भेज दिया सामान तो मेरा तो डिफरेंट हो गया, स्टेट वाइज डिफरेंट हो। मैंने यूपी से मुंबई भेज दिया, मैंने यूपी से दिल्ली भेज दिया, या फिर यूपी से मान लेते हैं मैंने किसी यूनियन टेरिटरी पे भेज दिया, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड विद इन द स्टेट, गलत। गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिटवीन द स्टेट्स, ये तो सही है, स्टेट्स यूज किया, स्टेट नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड विद द यूनियन टेरिटरी। अगर तुम थॉरली चेक करो तो ये 2 ऑप्शन है इसमें सही है, टेरिटरीज वर्ड यूज किया है या स्टेट्स वर्ड यूज किया है, ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने देना था डी में, बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, बट ठीक है दोनों में से कोई भी करोगे तो सही माना जाएगा, तो तुम बी सही कर लो, ठीक है। इन इंडिया GST बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम, GST कब आया था, 1 जुलाई 2017, बट वो होल ऑफ द इंडिया पे उस टाइम एप्लीकेबल नहीं था। होल ऑफ इंडिया पे कब से GST एप्लीकेबल हुआ, 8 जुलाई 2017, क्योंकि जब फर्स्ट को आया तो जम्मू एंड कश्मीर का सेम कंडीशन चल रहा था कि नहीं मानेंगे मानेंगे नहीं मानेंगे, ये वाला सीन था।
तो आर्ट को उन्होंने भी लाइक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम भी ये ला रहे हैं अपने आप, बट टेक्निकली हम डेट कौन सी लेते हैं, 1 जुलाई 2017. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट. जीएसटी इज डैश a base tax on consumption of goods and services. A. Duration. C. Divided. B. Destination. And D. The development. जीएसटी में दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तुम्हारा कंजम्पशन या कह लो या डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है, एंड दूसरा प्रिंसिपल होता है ओरिजिन. तो ओरिजिन तो हम फॉलो करते ही नहीं, इंडिया ने कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, डेस्टिनेशन बेस्ड. सो एज पर दैट जीएसटी इज व्हाट, डेस्टिनेशन बेस्ड. यानी कि जहां से गुड्स ओरिजिन हुए हैं फर्क नहीं पड़ता, वहां तो तुम्हें जीएसटी पे नहीं करना है, पर तुम कहाँ कंज्यूम कर रहे हो या तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है गुड्स की, वहां पे तुम्हें क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following below GST is levied on a import duty? इंपोर्ट के केस में हम इंटरस्टेट सप्लाई कंसिडर करते हैं, ठीक है, एंड इंटरस्टेट सप्लाई में हम क्या लगाते हैं, आईजीएसटी लगाते हैं. सो सीजीएसटी तो इररिलेवेंट, एसजीएसटी भी इररिलेवेंट, सी इज अ राइट आंसर, आईजीएसटी, ठीक है. Which of the following taxes have been subsumed in the GST? जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है तुम्हारा, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स को सब्ज्यूम किया गया एंड वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ऑल ऑफ द अबव. एसजीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, एसजीएसटी कब लगता है हमारा, जब गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, सेम स्टेट में गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है, या फिर गुड्स आर सोल्ड बाय जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर, या फिर गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन जीएसटी डीलर टू कस्टमर. एसजीएसटी हम लगाते कब है, इंट्रा स्टेट पे, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, सेम स्टेट में हम डील कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट. A person who occasionally undertake the transaction involving the supply of goods or services or both in the course or the furtherance of the business. अगर किसी को याद हो, एक इंसान होता था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक इंसान होता था, यानी कि हम जनरली जो लोग ओकेजनली बिजनेस करते हैं उनको किस नाम से डिनोट करते हैं जीएसटी में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. अब ओकेजनली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लाइक कभी कभी कुछ ऐसे, लाइक मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्टर है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, कहीं और की कुछ कहीं से और का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एंड वो रहता यूपी का है, मतलब है यूपी का, उसने ऐसा, वो ऐसे काम भी नहीं करता, बट उससे लगा कि ठीक है उसे पेंटिंग अच्छी आती है, उसे पेंटिंग कह लो या फिर वो मंडल आर्ट ऐसे कुछ करके होता है, वो अच्छा आता है, मैं जाता हूँ वहां पे जाके कर देता हूँ, तो वो क्या हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. सो यहाँ पे क्या पूछा है, ओकेजनली कौन काम कर रहा होता है, जहां पे भी ओकेजनली कोई काम करने की बात है तो कौन होते हैं वो हमारे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट. Goods which are used or intended to be used in the course or the furtherance of the business. यानी कि गुड्स जो इंटेंडेड है किस चीज के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, ठीक है, या फिर और तुम्हारा इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो वो कौन से गुड्स होते हैं तुम्हारे, कैपिटल गुड्स, ठीक है. कैपिटल गुड्स वैसे अगर इन जनरल पूछो तो होते हैं क्या, जैसे कोई मशीनरी, तुमने कोई तुम्हारा प्रोडक्शन का किसी चीज का काम है, उसके लिए तुमने क्या किया, सेटअप्स लगा दिए, बड़ी बड़ी मशीन सेटअप कर दी, तो वो तुम्हारे क्या है, कैपिटल गुड्स हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. अंडर द जीएसटी लॉ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द डीलर इज डिटरमाइंड. जो तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर है क्यों डिटरमाइन करते हैं, स्टेट वाइज चेक करने के लिए, क्योंकि अगर तुम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, इन सब में से कोई आया, तुम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो वैसे भी तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर हमें चेक ही नहीं करना है, तुम्हें हमने बना देना लायबल जीएसटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के. सो हम चेक किस लिए करते हैं, स्टेट वाइज, कि अच्छा अगर तुम नागालैंड के हो या तुम नागपुर के हो तो कौन से लिमिट में फिट बैठोगे. सो टर्नओवर किस लिए हम चेक कर रहे होते हैं, किस बेसिस पर डिटरमाइन कर रहे होते हैं, स्टेट वाइज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट. ऑल इंडिया बेसिस मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर एक टर्नओवर होता, मान लेते 40 लाख थ्रू आउट द इंडिया फॉलो होता,
तो ठीक था, ऑल इंडिया फिर हो जाता, बट हमारा तो स्टेट वाइज डिफर कर रहा है ना टर्नओवर। सो उस केस में हमारा जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, हम किस लिए डिटरमाइन कर रहे होते हैं? स्टेट वाइज के बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सारी चीज़ें तो करते रहना अगर समझ में या पसंद आए सीरीज तो। बट अगर कोई भी डाउट्स या कुछ भी हो तो ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, वो चीज़ें भी सॉर्टेड हो जाएंगी। और अगर प्रॉब्लम्स लगे तो फ्रीली बैच बाय कर लो। ओके, थैंक यू।